सभी कावा मेंबर्स को और संगीता मैम को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार मैं प्रकट करती हूँ कि आपने और सभी कावा मेंबर्स ने मिलकर आज मुझको इस फोरम पर, इस प्लेटफॉर्म पर अपने विचार साझा करने के लिए बुलाया है, आमंत्रित किया है। और मैं अपने आप को बहुत ऑनर्ड महसूस कर रही हूँ कि आपके इस प्लेटफॉर्म पर आज मैं आप सब लोगों के साथ अपने विचार साझा करूँ। आगे बढ़े उससे पहले मैं आशा करती हूँ और भगवान से ये विनती करती हूँ, दुआ करती हूँ कि इस वक्त में कोरोना काल जो कि काफी मुसीबत भरा वक्त पहले रहा और अब भी जो खत्म नहीं हुआ है, आप सब लोगों के परिवारों के प्रियजन और परिवार समस्त परिवारगण आप लोगों का सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, क्योंकि वक्त सही मायने में बहुत ही खराब था। जैसा कि अभी आपने बताया कि कोरोना काल में आप लोग भी प्लाज्मा डोनेट करना या प्लाज्मा अरेंज करना या ऐसी बहुत सारी चीजें जो कोरोना के काल में मुसीबत के समय पे जिन लोगों को जरूरत थी, आप लोगों ने उनकी मदद की। ऐसे ही हम लोग भी लगे हुए थे, कोशिश कर रहे थे, चाहे दवाइयां हो, चाहे अस्पतालों में बेड हो या और भी किसी तरह की जरूरत, फिर भी कई बार अपने आप को असहाय महसूस करते थे कि हर एक व्यक्ति की मदद हम लोग नहीं कर पा रहे। तो भगवान से मैं ये प्रार्थना करूंगी कि आप सब लोगों के सभी परिवारगण और सभी प्रियजन हमेशा सुरक्षित रहें और स्वस्थ। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपने घर में बच्चों को और आसपास के लोगों को पीपीई किट यानी कि मास्क हुआ या शील्ड हुई, इस तरह की चीजों को सही तरीके से इस्तेमाल करने के बारे में आप उनसे बार बार उनको समझाते रहिए और उनके साथ ये साझा कीजिए कि किस प्रकार से ये चीजें, मास्क है, शील्ड है, ये सब चीजें उनको इस बीमारी से बचा सकते हैं। आज इस प्लेटफॉर्म पर हमको बात करनी है स्वच्छता के बारे में, और स्वच्छता एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे हिसाब से आप सब लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से इसके बारे में बात करते हैं, अलग अलग फोरम पे इसके बारे में अलग अलग लोग बात करते हैं और अपने अपने तरीके से स्वच्छता के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, समझाते हैं। मैं इस बारे में बात करने से पहले एक किस्सा आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ, और वह किस्सा मैं क्यों साझा कर रही हूँ मैं आपको जरूर बताऊंगी। लगभग 3 साल पहले हम लोग, मैं अपने परिवार के साथ लद्दाख घूमने गई हूँ। वहां पर सनड्यून्स करके एक जगह है। हमारे बच्चों ने सोचा कि चलो हम लोग कैमल राइडिंग के लिए जाते हैं। बच्चे कैमल राइडिंग के लिए चले गए और हम लोग वही एक बेंच पर बैठ गए। आसपास इतना प्लास्टिक, इतना कचरा गिरा हुआ था कि देखकर बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था। मेरे साथ मेरी भाभी थी और बड़े बड़े, वो बहुत बड़े बड़े कूड़ेदान वही लगा रखे थे। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि सरकार ने कूड़ेदान नहीं लगाए हुए। अब उसको देखने के बाद 1 मिनट 2 मिनट मैं रुकी। मुझको भाभी ने कहा, अरे दीदी आप क्या कर रहे हो, ये तो अभी शुरू हो देंगे, इतने लोग बैठे हैं। उसी दौरान वहां पर एक छोटा सा ठेले वाला खड़ा हुआ था जो कि पैटीज और समोसे बेच रहा था। एक फैमिली आई, उसके बच्चे जो हैं पैटीज खरीदी, उनको वो पसंद नहीं आई और उन्होंने उसको वहीं फेंक दिया। वो एक ट्रिगर था जो मैं उसके बाद बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने तुरंत वो पैटीज वहां से उठाई और डस्टबिन में डाली। उसके बाद मैंने एक एक करके वहां से बॉटल, प्लास्टिक, मेरे साथ मेरी भाभी ने भी ये काम शुरू किया। हम लोगों ने बॉटल्स, प्लास्टिक उठाकर कूड़ेदान में डालना शुरू किया। हमको देखकर वहां पे कुछ लोग और ऐसे आए जिन्होंने उस जगह को साफ करने में हमारी मदद की, और मेरे हिसाब से सिर्फ हम लोग को 10 मिनट का वक्त लगा और ना होने पर भी काफी अच्छा खासा बड़ा ग्राउंड था जो बिल्कुल साफ। वैसा होने के बाद फिर एक और फैमिली के बच्चे, क्योंकि कैमल राइडिंग ऐसा था कि एक बार जाते थे, कुछ लोगों को कराते थे, वापस ले आते थे, फिर दूसरे लोग जाते थे। एक और फैमिली के बच्चे आए, उन्होंने भी वहां से पैटीज खरीदी, पर उनकी मदर ने उनको एक बात बोली, देखो अगर तुमको पसंद नहीं आएगी तो इसको कूड़ेदान में फेंकना
इसको यहाँ मत फेंकना ग्राउंड पे। बस वो एक छोटी सी चीज थी जो मेरे उस दिन के इस सारे एक्ट के लिए बहुत थी। अगर कोई एक भी प्राणी हमारी किसी इस तरह की कोशिश से बदल जाता है, उसका माइंडसेट बदल जाता है, वो अपने मतलब मेरा ये मानना है कि इसके बाद वो फैमिली जब भी कहीं जाएगी तो शायद इस चीज को याद रखेगी कि हमको कचरा कूड़ा बाहर ऐसे नहीं फेंकना है, हमको प्लास्टिक या और कोई दूसरी भी चीज जिस भी तरीके का कचरा है हमको बाहर नहीं फेंकना है, कूड़े में फेंकना है, कूड़ेदान में फेंकना है। मैंने आज आपसे साझा क्यों किया, उसका मेन कारण ये है कि अक्सर क्या होता है कि जब हम कभी भी ऐसा कुछ देखते हैं तो हम को बुरा तो बहुत लगता है और आप में से ज्यादातर लोगों को ये बुरा लगता हो, पर क्योंकि हमको अक्सर ये लगता है अरे यार हम अकेले क्या कर पाएंगे, अरे यार बाकी सारे इतने सारे लोग देख रहे हैं वो कुछ नहीं कर रहे तो हम अकेले क्या करें। मैं आज आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कभी भी ये मत सोचिएगा कि हम अकेले क्या कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप अकेले ने सिर्फ किसी एक के लिए भी उसकी जिंदगी में उसके विचारों में ये अंतर डाला तो ये बहुत बड़ा अंतर होगा, क्योंकि शायद वो इंसान भी फिर किसी दूसरे एक इंसान के विचारों में ये अंतर लिया है। तो कभी भी कहीं भी कुछ भी इस तरह का करने के लिए आपको किसी के साथ होने की जरूरत कतई नहीं है। पर्यावरण स्वच्छता जो है वो जैसा मैडम ने अभी बोला कि किसी एक का काम नहीं है और हो भी नहीं सकता है, लेकिन फिर भी हर एक अपना करे तो बहुत सारे लोग साथ में जुड़ते हैं। सिर्फ हमारा माइंडसेट होता है कि यार हम अकेले क्या कर लेंगे या हमारा अकेले करने से क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कभी भी दिमाग में ये बात मत लाना, क्योंकि आप यकीन मानिए मेरे घर वाले पहले मुझसे लड़ाई करते थे, बोलते थे किसी दिन तुम किसी से लड़ाई करवा दोगी हमारी, बट अब वो खुद मुझसे पहले खुद इस तरह के किसी भी क्लीनिंग ड्राइव पे, हम लोग क्लीनिंग ड्राइव करते हैं या प्लास्टिक के रिसाइकलिंग के लिए चीजों को भिजवाते हैं, तो मुझसे पहले शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि माइंडसेट चेंज करना सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने विचारों में डिफरेंस। दूसरी चीज, आगे बढ़ने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए मैंने बहुत सारे फोरम्स पे बहुत बार बात की है, कभी हमने 12वीं के बच्चों को मोटिवेशन क्लासेस दिए हैं, तो कभी हमने सैनिटेशन वर्कर्स को कोरोना काल में कैसे अच्छी तरीके से पीपी किट्स यूज करने हैं, किस तरीके से अपनी अपने घर वालों की सुरक्षा करनी है, वो सब हमने बताया, बहुत अलग अलग तरीके के। लेकिन आज का फोरम मेरे दिल के भी बहुत करीब है। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि आपकी सोसाइटी या आपके ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा और मैक्सिमम तौर पे महिलाएं हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? आप सब लोगों ने एक चीज सुनी होगी, मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड। माँ अपने बच्चे की पहली शिक्षिका होती है। और अगर एक मदर की, इसीलिए आप लोगों ने अक्सर ये भी देखा होगा कि जितने भी लोग समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं वो सब इस चीज पर बहुत जोर देते हैं कि औरतों की एजुकेशन वो मस्ट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सब लोग चूंकि पढ़े लिखे औरतें हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इस इनिशिएटिव में साथ दे सकते हैं, साथ देंगे, मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन औरतों की जो शिक्षा है वो ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छा सभ्य स्वच्छ समाज बना सकती हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद उसकी समझ रखती है। और हर एक औरत अपना एक या दो बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने में अगर हेल्प करेगी, आज जो पुरुष हैं वो भी कल किसी महिला के लिए छोटे बच्चे थे, तो हर महिला अपने बच्चे को एक अग्रसर पुरुष या अग्रसर औरत की तरह से अगर उसको सिखाने की कोशिश करेंगी तो एक अच्छा और सभ्य समाज जरूर बने। इसलिए आपके फोरम पे बात करते वक्त मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे इतनी सारी कावा मेंबर्स जो अपने अपने एरिया में बहुत अच्छे से काम कर रही हैं और इस समाज को, सीआरपीएफ पर्सनल्स की और वाइफ्स को, उन सबको आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। प्राउड फील कर रही हूँ आप लोगों से बात करते हुए। थैंक यू संगीता मैम, जो आपने मुझे ये एक आज ये आपने मुझको इस मौका दिया इस पे बात करने का। अब बात करेंगे हम आज के विषय। ये मेरा सबसे फेवरेट विषय है, क्योंकि मेरा नौकरी छोड़कर सामाजिक कार्य में आने का
कारण ही यही था कि जब भी मैं गंदगी देखती हूँ कहीं भी आसपास भी कुछ, तो एक टीस सी उभरती है कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो 20 साल की नौकरी के बाद फाइनली मैंने इस चीज को देखा कि नहीं भाई, अब तो मुझे करने के लिए शुरुआत करनी पड़ी। एक कोट मुझे याद आता है, शायद आप बहुत से लोगों ने सुना होगा, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। मतलब भगवान सिर्फ वहीं वास करते हैं जहां स्वच्छता होती है। अभी जब संगीता मैम बोल रही थी तो उसमें से कुछ एक दो चीजों का सार यही निकल कर आया था। आप जहां स्वच्छता रखेंगे भगवान का वास केवल वहीं हो सकता है। ये महात्मा गांधी जी का कोट है और अलग अलग देशों में अलग अलग फोरम पे जब भी स्वच्छता की बात होती है तो ये कोट बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। स्वच्छता, जैसा कि मैम ने बोला, जैसा कि इंट्रोडक्शन में बोला गया, किसी एक आदमी का कार्य हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें सभी लोगों को अपना अपना योगदान देना ही। आज जब हम स्वच्छता की बात कर रहे हैं तो इस विषय पे हमारे को 3 बेसिक टॉपिक इंक्लूड करना, उनको इसमें लेना बहुत जरूरी था, जो कि एक्चुअली भी हमको ये बताया गया कि इन 3 टॉपिक पर जरूर बात करनी है। वो है पहला कि कचरा प्रणाली। कचरा आप सब लोग, और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, और कोई भी एक मैम जो भी इसको वो कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं, मैम मैं चाहती हूँ कि इंटरैक्टिव सेशन हो। मतलब आप में से जो भी इंसान बीच में मेरे साथ इंटरैक्ट करना चाहे प्लीज कीजिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ बोलती रहूंगी। ये कोई भाषण जैसा नहीं है। मैं अपने विचार आपसे साझा करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे से कम्युनिकेट करें। तो आप प्लीज अपना माइक ऑन करके परमिशन लेकर प्लीज कम्युनिकेट जरूर कीजिएगा। आप अपने विचार मुझसे जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इसमें बहुत सारी चीजें शायद आपको पता होंगी और मैं वो मिथ, वो चीजें बदलना चाहती हूँ जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता। तो आज हम बेसिकली 3 चीजों पर बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे। पहला कचरा, कचरा प्रणाली। दूसरा जैविक कृषि। मतलब जैविक कृषि का मतलब मेरे हिसाब से शायद आप लोगों ने बहुतों ने पढ़ा होगा, लेकिन अभी मैं आप सबसे इसके मतलब के बारे में बात करूंगी। और तीसरा है प्लास्टिक का निस्तारण। हमारे विषय में था नो प्लास्टिक, मगर मैं फिर भी वह यूज कर रही हूँ जो शब्द, वह है प्लास्टिक निस्तारण। क्यों मैं नो प्लास्टिक यूज नहीं कर रही हूँ, मैं उसको आप लोगों को इसका रीजन, इसका वो कारण जरूर बताऊंगी। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि कचरा आप किस चीज को कहते हैं। और मैं चाहूंगी कि होस्ट मैम प्लीज आप, इफ एनीबडी वांट्स, कोई भी अगर चाहता है तो वो अपना ये डेफिनेशन, जो भी परिभाषा वो समझते हैं कि कचरा ये होता है, मुझे जरूर बताएं। कोई भी ये व्यक्ति अगर ये चाहता है तो प्लीज एक बार माइक ऑन करके मुझे जरूर बताएं कि कचरा है क्या, हम किस चीज को कचरा कहते हैं। अब आप अच्छा लगेगा आप लोग कम्युनिकेट करेंगे तो। कोई भी अगर एक्सप्लेन करना चाहे कि आप कचरे को क्या क्या समझते हैं, कि कचरा क्या चीज होती है। कोई है ऐसा जो बोलना चाहे, जो परिभाषा देना चाहे। एक लेमैन अगर लैंग्वेज में या समझ से हम बात करें, तो जो हम साधारण लोग समझते हैं कि जिसका अब हमें यूज नहीं है, अब हम उसका दोबारा से यूज नहीं करना है और हमारे काम की चीज नहीं है, जो हम साधारण लोग ये समझते हैं, तो उस चीज को अब हमें अपने घर से बाहर रखना बहुत है। बढ़िया। तो साधारणतर यही समझ आती है लोगों को कचरा से। बहुत बहुत बढ़िया। ये एक बहुत अच्छा परिभाषा है, जो कि एक लेमैन की भाषा में यही समझा जाता है कि कचरा वह है जो कि कोई भी कार्य करने के बाद, और यकीन मानिए कार्य करने के बाद से मतलब यहाँ यह नहीं है कि वह सूखा है कि गीला है कि वो गैस की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में जो हमारे इस्तेमाल का नहीं रह गया वो कचरा। बिल्कुल बिल्कुल। सब लोग इस चीज को जानते हैं। कोई और अगर कुछ बताना चाहते हैं तो जरूर बताएं, पर ये साधारण भाषा में कचरा हम इसी को कहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस चीज को हम कचरा कहते हैं उसमें से लगभग लगभग 60 से 70% कचरा होता ही नहीं। हाँ जी मैम नमस्कार। यस, नमस्कार मैम। मुझे लगता है कचरा उससे कहते हैं जिसको रिसाइकिल ना कर सके। बहुत बढ़िया विचार मैम। कचरा उसको कहते हैं जिसको रिसाइकिल ना कर सके।
यहाँ पे मैं 3R की बात बोलूंगी, शायद आप में से बहुत से लोगों ने 3R सुना होगा। 3R किसी ने सुना है? नहीं नहीं सुना 3R है, 3 सुना है, 3 आर्स, recycle, reuse, recycle, Refuse. and refuse. No, Fuse reduce. is there, हाँ. Reduce, Reduce, recycle, reduce, recycle, reuse, perfect, reuse. perfect. Refuse is also there. हाँ, Refuse मतलब देखिए, रिफ्यूज हम चीजों को ही रिफ्यूज कर पाए वो तो आज के जमाने में बहुत पॉसिबल नहीं है, बट रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रीयूज, ये 3R होते हैं हमारी लाइफ में। एक और भी ऐड कर सकते हैं। अभी मैं आपको इन तीनों R की इम्पोर्टेंट, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, ये 3R है, ठीक है। और इन तीनों आरों की इम्पोर्टेंस अभी आप लोगों को मैं जरूर बताऊंगी। सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि कचरा ऐसी कोई भी चीज जिसको हम ये मान लेते हैं कि जो हमारे इस्तेमाल का नहीं रह गया, हम उसको कचरा समझ लेते हैं, और अक्सर कचरा जो है डस्टबिन में या कूड़ेदान में डालते हैं। तो मुझे बता सकते हैं हमारे घर में कैसा कैसा कचरा होता है, कितनी तरीके का कचरा होता है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? आज मैं इस टॉक में आप ही लोगों से हर वो चीज बाहर निकलवाऊंगी जो आप लोगों को पता तो होती है मगर हमारे माइंडसेट में कहीं धूमिल हो जाती है। हाँ जी, कोई बताएगा मुझे कि हमारे घर में क्या क्या कचरा होता है? हेलो, गुड इवनिंग। हमारे घरों में 2 टाइप के कचरा निकलते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल। जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो उनको हम घर में जैसे कभी खाद बनाने के लिए, कंपोस्ट बनाने के लिए इस तरह से यूज कर लेते हैं, और जो नॉन डिग्रेडेबल होते हैं उनको हम अलग सेग्रीगेट करके उनको जो हम अलग से वेस्ट में अलग डाल देते हैं। जो रीयूज है जैसे किचन वेस्ट है, किचन वेस्ट से हम लोग अपना खाद बना लेते हैं घर में, या किचन गार्डन में उसको डाल देते हैं, वो यूज हो जाती है। परफेक्ट, परफेक्ट, बहुत अच्छा है। देखिए, कचरा मेजरली हमारे घरों से जो निकलता है, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि किचन वेस्ट एक तरीके का कचरा है, ठीक है, जो कि हम एक्चुअली जो किचन वेस्ट है, हम पूरा का पूरा किचन वेस्ट हम कंपोस्ट की फॉर्म में या उसको खाद बनाने के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर हम कितने लोग ऐसा करते हैं हम सबको मालूम। दूसरा अभी मैम ने बोला नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब जब हम बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब जिसको हम गला अपने आप, जो नेचर में अपने आप गल नहीं सकता, जिसका नेचर यानी कि नेचर अपने आप जिसका निस्तारण नहीं कर सकती, वो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। अभी नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा बहुत खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि अक्सर ये हमारी धरती के लिए, हमारे जल स्रोतों के लिए, हवा के लिए ये बहुत हानिकारक होता है। अभी जस्ट बताती हूँ इसके बारे में। और एक तीसरा बड़ा कचरा जो आज की डेट में हम प्रोड्यूस करते हैं, उत्पाद करते हैं, और भारत उसका विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादन करता है, वो है ई कचरा, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कचरा। आज बहुत बड़े मेजर उस पे इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो है उत्पन्न होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कचरा यानी कि जैसे हम अपने फोन्स हटा देते हैं, ठीक है, हम अपने लैपटॉप हटाते हैं, टैब्स हटाते हैं, ये तो हमने बहुत बार सुना है। लेकिन आप लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि हमारे बहुत सारे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स में आप लोगों ने वो बैटरीज देखी जो बटन टाइप की बैटरीज होती हैं, उनको लिथियम कैडमियम बैटरीज बोलते हैं। और एक बार जब हम उसको निकालकर फेंक देते हैं तो उन बैटरीज में से, उन सेल्स में से रेज निकलती रहती, किरणें निकलती रहती हैं, जो कि एनवायरनमेंट के बहुत, ये एक ऐसा मेजर ही कचरा है जिसका हमारे पास अभी तक, सिर्फ हमारे देश की बात नहीं कर रही हूं मैं, वर्ल्ड वाइड सारे देशों में, पूरे विश्व में अभी तक कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा कोई ठोस तरीका नहीं है जिससे हम इस ई कचरे से अपने आप को, इसका निस्तारण हम इसका कर पाए और अपने आप को इससे संभाल पाए। तो इसलिए आज मैं पहले एक जरूर बात बोलना चाहती हूँ कि ई कचरे पर हम सबको ध्यान रखना है कि कम से कम
इलेक्ट्रॉनिक कचरा हम लोगों को अपने जीवन में उत्पाद करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा बहुत जल्दी जल्दी बच्चों के शौक होते हैं, चलो मोबाइल बदल देते हैं, हम लैपटॉप बदल देते हैं, हम अपने छोटे इंस्ट्रूमेंट्स बदल देते हैं। ये ई कचरा बहुत खतरनाक, क्योंकि हर ई कचरे में इस तरह के सेल्स लगे होते हैं जो कि एनवायरनमेंट में रेडिएशन किरणें डालते हैं। और अगर आपको ना पता हो तो कैंसर के जो इतने मरीज अभी बढ़ रहे हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, आप लोगों को पता होगा कि इस वक्त विश्व में कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जो लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च है वो ये कहती है कि बहुत जल्दी विश्व में कैंसर के मरीज अब हर 10 साल में दुगने होते चले जाएंगे। क्यों? सिर्फ इसीलिए क्योंकि इतना तरीके का कचरा है, उसमें से कौन से कचरे में से ऐसी किरणें निकलती हैं जो कि इंसान के लिए घातक होती है। और आपको मैं बता दूं, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के, सबके लिए वो बहुत घातक होती है। तो ये तीसरी फॉर्म का कचरा है जिसका सही मायने में अभी तक कोई निस्तारण करने का तरीका नहीं। हाँ, मगर हमारे पास पहले दो फॉर्म, पहला जैसा उन्होंने बताया कि किचन वेस्ट, ये मैं सही मायने में आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि किचन वेस्ट जो है, आप लोग प्लीज अगर अपनी कॉलोनीज में या अपने आसपास या अपने घरों में कंपोस्ट पिट बना सकते हैं तो लगभग हर घर का, सिर्फ हमारे देश में नहीं, वर्ल्ड वाइड सारे विश्व में लगभग 40% से ऊपर, 40 से 50% कचरा किचन वेस्ट यानी कि हमारे रसोई घर का कचरा होता है, जो कि कंप्लीटली, जिसको आप सही में एक्चुअली में आप उसको पूरी तरह से खाद में बदलकर ना सिर्फ पर्यावरण के लिए बल्कि अपने पेड़ पौधों, हर चीज के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सही मायने में वो कचरा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उसको पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, मगर चूंकि हम अपने एक इनिशिएटिव नहीं लेते हैं इसलिए वो कचरा बन जाता है। अब यही कचरा जब हमारे घरों से चला जाता है, कूड़ेदान में सड़ने लगता है, तो क्या होता है? इसमें से मीथेन गैस निकलती है। अब ये मीथेन गैस, ग्लोबल वार्मिंग मेरे हिसाब से आप सब लोगों ने सुना है, अलग अलग जगह हम बात करते हैं, हम मानते हैं कि गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक बहुत बड़ा मेजर कारण है उसका। लेकिन इस तरह से जो कूड़ा पड़ा रहता है उसमें से जब मीथेन गैस जब वो सड़ने लगता है तो धीरे धीरे उसके अंदर एक हम उसको कहते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन उसके अंदर होने लगती है। एक जो भी बायोलॉजी के लोग हैं उन लोगों को मालूम होगा, शायद एरोबिक या एनारोबिक वो ज्यादा बेटर बता सकते हैं, बट मुझे इतना जरूर मालूम है कि उसके बाद उसमें से मीथेन निकलने लगती है और वो तापमान, हमारे पर्यावरण का तापमान बढ़ाता है। तापमान बढ़ने से क्या होगा? जो हमारे पोल्स हैं उनके ऊपर जो बर्फ है वो पिघलना शुरू होती है और धीरे धीरे पानी नदियों में, नदियों के बाद समुद्र में, पानी का जल स्तर जो समुद्र का है वो बढ़ जाता है। और अगर लेटेस्ट स्टडी पे हम बात करें तो अगले लगभग 50 साल में बहुत सारे ऐसे शहर या छोटे जगह हो सकती है जो कि समुद्रों के आसपास है, जहां समुद्र है वो जलमग्न हो सकती है। इसलिए हम सबका एक छोटा सा इनिशिएटिव कि हम अपने किचन का जो कचरा है, जो घर का मेजर 50% कचरा है, उसको हम धरती के इस्तेमाल में अपने फायदे के लिए ही इस्तेमाल कर लें और हम इस तरह के ग्लोबल वार्मिंग में जो एक मेजर कारण बन जाता है उससे हम इसको बचा। दूसरा, अगर 50% कचरा तो आपका यहीं पे निपट गया, अब कितना बचा? सिर्फ 50%। अब इस 50% में जैसा बोला गया नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब जिसका एक तो नॉन बायोडिग्रेडेबल, उसके सिवा क्या है? रिसाइक्लेबल या नॉन रिसाइक्लेबल, मतलब पुनर्चक्रण, यानी उसको हम दोबारा से किसी और रूप में परिवर्तित करके इस्तेमाल कर सकते। आपको मैं बताती हूँ कि धातु, मेटल, चाहे कोई भी हो, प्लास्टिक, थर्मोकोल, कपड़े, हम अक्सर यदि हम पूर्णतः सूती कपड़े पहन रहे हैं तो फिर भी धरती के साथ मिलकर गलकर खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमारे कपड़ों में अक्सर कोई ना कोई सिंथेटिक तार मिला होता है। तो वो जो कपड़े जिसको अक्सर कहते हैं अरे ये तो गल ही जाएगा धरती में, ऐसा नहीं होता। ये सब चीजें आपकी रिसाइक्लेबल तो हो सकती हैं लेकिन बायोडिग्रेडेबल नहीं हो सकती, मतलब धरती में अपने आप गलकर धरती के साथ मिल जाए, मतलब पंच तत्वों में मिलने का कारण नहीं हो सकता है।
ये एक मेजर लोगों में गलतफहमी होती है, क्योंकि लोग क्या होता है, प्लास्टिक और थर्मोकोल को तो शायद समझ सकते हैं, लेकिन कपड़े, मेटल लोगों को ये धारणा होती है कि भाई जमीन में से ही निकला है तो वापस जमीन में गल जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जिस फॉर्म में उसको जमीन से निकाला जाता है, वापस जिस फॉर्म में डाला जाता है, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। तो ये सब वो कचरा है जो कि हमारे रोज की दिनचर्या में इस्तेमाल होता है। आपको मैं एक बात बताती हूँ कि भारत मतलब विश्व में सबसे ज्यादा जो कचरा 5 प्रोड्यूस करते हैं देश, वो है कनाडा, बुल्गारिया, यूएसए, एस्टोनिया, फिनलैंड। मगर भारत भी 8वें नंबर पे है। ये सूची में आगे नीचे होता रहता है, मगर फिर भी हम बहुत मेजर एक विश्व के लिए हम कचरा उत्पाद करते हैं। तो उस कुछ कचरे को निस्तारण भी हमें ही करना होगा। अब जब हम बात करते हैं कचरा निस्तारण की, तो मैं जानना चाहूंगी कि कोई मुझको ये बताए कि कचरा निस्तारण के लिए क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आज मैं आप में से किसी को ये बोलूं कि ये कचरा है और इसका निस्तारण करना है हमको, तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। आप लोग की निजी जिंदगी में आप लोग अक्सर वो चीजें देखते हैं। अब उस चीज को आप लोग अपनी दिमाग में लाकर मुझे बताइए कि क्या क्या चीजें आपको लगता है कि हाँ, हमको कचरा निस्तारण के लिए इन चीजों की जरूरत है। कोई बता सकता है मुझे कि कचरा निस्तारण के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है, या कचरा निस्तारण में ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो बहुत जरूरी हैं, जिसके बिना आप कचरे का निस्तारण नहीं कर सकते, और कचरा निस्तारण की हमको जरूरत भी क्या है, सबसे बड़ी चीज। मैं किसी की आवाज आ रही है? हाँ जी प्लीज। मैम, हाँ जी, सबसे पहले तो हम 2 डस्टबिन सबसे पहले यूज करेंगे। बहुत अच्छी सोच है, और अगर ये हम में से हर एक इंसान कर ले तो यकीन जानिए हमें सिर्फ 50% का ही निस्तारण करना है, और ये बहुत जी। बड़ा सत्य है। जी। उसके बाद हम सेग्रीगेट करेंगे मैम दोनों डस्टबिन्स में क्या क्या डालना है हमें। ग्रीन में क्या कौन सा हमें डस्ट अपना घर का जो हम वेस्ट निकाल रहे हो ग्रीन में कौन सा डालना है, फिर उसके बाद येलो में हमें कौन सा अपने घर का डस्ट हम यूज करेंगे डालने के लिए, वेस्ट मटेरियल्स जो भी है। बहुत बढ़िया सोच है, और थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल थॉट, क्योंकि थैंक यू मैम। हमारे यहाँ पे तो हम 2 की बात कर रहे हैं। आप लोग जानिए कि कई जगह पर विश्व में 3 और 4 डस्टबिन भी घर में वो लोग रखते हैं। मतलब लिक्विड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, फिर बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, और उनके यहाँ कचरे का निस्तारण सही मायने में घर पर ही हो जाता है। देखिए, एक बात हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि हम ये जानते हैं कि हर एक देश अपने आप को डेवलप कंट्री यानी विकासशील देशों की सूची में लाना चाहता है, और जब हम विकास की बात करते हैं तो हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, और जब ऐसा होता है तो ये बाय प्रोडक्ट्स जो कचरा है ये आता ही आता है। और यही कारण है कि आपके डाइनिंग टेबल पे 5 वो देश जो कि सबसे ज्यादा कचरा उत्पाद कर रहे हैं, वो 5 के 5 विकासशील नहीं विकसित देश है, और वो सबसे ज्यादा कचरा प्रोड्यूस कर रहे हैं। कारण वही है उनका। क्यों? क्योंकि अपने आप को इस होड़ में सबसे आगे रखना है, तो उनको अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कचरे के निस्तारण में बेसिकली हमको सबसे पहले क्या करना है, जो अभी मैम ने बोला वो तो एकदम बिल्कुल ठोस है कि अगर घर पे ही हमने ये कर दिया ना तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व है हम लोगों की। लेकिन कचरे के निस्तारण में हमको सबसे पहले कचरे का ट्रांसपोर्ट, उसका परिवहन देखना है, दूसरा उसका संग्रह, और तीसरा उसका निगरानी या निस्तारण, जिसकी अभी हमने बात की कि कचरे को खत्म भी तो करना है। ऐसा थोड़ी ना कि हमने उत्पाद किया और खत्म नहीं किया। अक्सर आप देखते हो कि कचरा इधर उधर पड़ा मिलता है, खत्म नहीं होता वो। अब आपके घरों से, हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि सब लोगों के यहाँ अलग अलग तरीका है कि कोई लोग कूड़ेदान में खुद जाके कचरा डालते हैं, कई लोग यहाँ अभी सरकारों ने बहुत अच्छे अच्छे ये स्कीम शुरू करी है, बहुत सारी एनजीओ ने शुरू करी है कि घर से वो लोग कचरा ले जाते हैं। बहुत अच्छी चीज है कि वो घर से कचरा ले जाते हैं, फिर वो लैंडफिल साइट्स, मेरे हिसाब से आप सब लोगों को लैंडफिल साइट्स पता है जहाँ पे कचरे को इकट्ठा किया जाता है और रखा जाता है। लैंडफिल साइट्स अच्छी भी हैं और उनकी कमियां भी हैं, क्योंकि लैंडफिल साइट्स पे अक्सर अभी हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान में होता है
वो क्या होता है कि सब तरीके का कचरा एक जगह आ जाता है और फिर उसके अंदर मीथेन गैस बनने लगती है। कई बार वहां आग लग जाती है और ऐसा भी देखने में पीछे आया है कि लोग हताहत तक हुए। और उसका मेजर कारण क्या है कि जैविक और नॉन जैविक दोनों कचरे एक साथ हैं। तो जो हमारा किचन वेस्ट भी वही इकट्ठा हो जाता है, उसमें से मीथेन गैस बनती है और किस चीज को जलाना शुरू करती है? प्लास्टिक, थर्मोकोल, मेटल, इनको जलाना शुरू कर देती है। जैसे ही आग लगी, हल्का टेम्परेचर, तापमान बढ़ता है और ये चीजें जलना शुरू हो जाती है और उसके बाद पर्यावरण में फ्यूम्स आ जाती हैं। तो जो चीज हमने कचरा निस्तारण के लिए की थी कि हमने लैंडफिल साइट बनाई थी, लैंडफिल साइट असल में होती क्या है कि कुछ कचरा जो है उसको जमीन के अंदर दबाना होता है, लेकिन कैसे दबाएंगे? क्योंकि इसमें बहुत सारा तो ऐसा कचरा है जो कि बायोडिग्रेडेबल है ही नहीं। तो सरकारों के लिए मेजर ये प्रॉब्लम है कि ऐसा नहीं है। तो आज मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज कभी मार्केट हो तो कूड़ेदान घर पे रखना शुरू कर दीजिए। और अगर आप लोग कॉलोनीज में रहते हैं या कहीं पे छोटे मोटे पार्क है, आपस में मिलकर अगर आप लोग ये कोशिश करेंगे कि छोटे कंपोस्ट पिट भी अगर आप बनाते हैं, बहुत सस्ते बनते हैं, कुछ भी नहीं हो तो एक गड्ढा खोदिए, उसमें डालिए, उसको कवर कर दीजिए। फिर किसी आप देखेंगे कि 10-15 दिन 20 दिन, वैसे तो नॉर्मली इस सारी प्रक्रिया के लिए 35-40 दिन लग जाते हैं, लेकिन अगर हम उसके अंदर कंपोस्ट वाले जो जीवाणु होते हैं वो छोड़ देते हैं तो प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है। हमारा 50% काम सिर्फ अपने घर के लिए नहीं, अपनी जमीन के लिए नहीं, बल्कि इस देश के लिए और विश्व के लिए हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं अगर हम ये 2 कूड़ेदान रखने की हैबिट डाल लें। और सच्चाई ये है कि हम लोग अक्सर बात करते हैं, लोगों से डिस्कस भी करते हैं, पर करते नहीं। पर आपके फोरम पे मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मेरा ये मानना है कि आप लोग इस चीज को जरूर शुरू करेंगे। मुझे वाकई में बहुत खुशी होगी कि अगर आप लोग इस चीज को शुरू करेंगे और अपने आसपास वालों को बताएंगे। अगर एक भी इंसान हमारे कहने पर हमारे साथ जुड़ गया तो समझ लीजिएगा हमारे जीवन का एक कार्य पूरा हो। दूसरा, अभी लैंडफिल साइट, अब मैं बोलूं ना, सरकार तो लैंडफिल साइट इसलिए बनाती है कि कचरे का निस्तारण हो, पर वो ना हो के उल्टा हो जाता है। तो सरकार को इसमें हम सहभागी कैसे हो सकते हैं कि हम इसको किचन वेस्ट घर पर ही खत्म कर दें, वो आपका कचरा नहीं रहेगा। आप यकीन मानिए कि किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाकर ऐसी छोटी छोटी सोसाइटीज हैं जहां पे बहुत सारी लेडीज मिलकर किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाकर उसको बेचती हैं। उन्होंने इसको अपने रोजगार का साधन बनाया। तो इंसान को सोचने की जरूरत है, बहुत कुछ होता है। इसके बाद अगला जो वो है इसका लैंडफिल साइट तक वो चला गया, परिवहन तो मिल गया। अब निस्तारण के लिए लैंडफिल साइट बहुत अच्छा तो विकल्प है, ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि इसके दोनों प्रोज और कॉन्स दोनों है। हालांकि लैंडफिल साइट्स अच्छा विकल्प होते हैं अगर उनमें सिर्फ और सिर्फ जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वो है आपका कचरा हो जाए। दूसरा है भस्मीकरण, मतलब जला देना। सिंगापुर एक ऐसी कंट्री है जो अपने पूरे के पूरे कचरे को भस्म कर देती है। भस्मीकरण में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि अगर उसमें मिक्स्ड कचरा यानी मिश्रित कचरा आता है तो उसमें से बहुत सारी किरणें, बहुत सारी फ्यूम्स, प्लास्टिक जलने से जो दुर्गंध आती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो कि हमारे लिए बहुत हानिकारक होती है, वो सब गैसेस निकलना शुरू हो जाती है। पर सिंगापुर ने अपनी एक ऐसी टेक्निक इजाद की है जिसमें जिस भट्टी में उसको जलाते हैं उसकी छलनी इतनी ज्यादा पतली है कि वो सारी गैसेस अंदर ट्रैप करके धीरे 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 उन गैसेस को कंप्रेस करके उन्होंने ऐश में कन्वर्ट कर। और जिस दिन मैंने इसके बारे में पढ़ा, समझा, इसका वीडियो देखा, मुझे बहुत खुशी हुई कि इस तरह की टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि वो ना तो पर्यावरण में किसी भी तरह की गैसेस को रिलीज कर रहे हैं और ना ही उनके पास निस्तारण करने के बाद कोई वेस्ट बच रहा है। क्योंकि ऐश जो कूड़े को जलाने के बाद बच रही है, जो भस्म बच रही है, वो बहुत ही कम है और उन्होंने उस भस्म को भी इस्तेमाल कर लिया है। उन्होंने उस भस्म को
समुद्र के साथ एक छोटा सा आइलैंड बनाने के लिए इस्तेमाल किया है और धीरे धीरे उस पर पौधे लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। तो टेक्नोलॉजी अगर हमको स्मार्ट बनाए तब बात है। हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज की डेट में सोच सकते हैं कि यदि कल को हमको मौका लगे या हमारे बच्चे कल को इस तरह की टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करें, मतलब इन्वेस्ट सिर्फ पैसा नहीं होता, दिमाग भी होता है, हमारी आदतें भी होती। भस्मीकरण बहुत अच्छा विकल्प है, मगर इस टेक्नोलॉजी को लाने के लिए, लगाने के लिए बहुत सारे फाइनेंसेस की जरूरत होती है और मेरा मानना है कि सरकार इस चीज पर अपने आप देख रही है। बट अगर भस्मीकरण का विकल्प देश को मिलता है तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी। तीसरा, आप लोगों ने मुझे ऑलरेडी बता दिया, खाद बनाना बहुत अच्छा विकल्प है। चौथा, रिसाइकलिंग, ये एक मेजर चीज है, रिसाइकलिंग। इसके ऊपर मैं अभी बात करूंगी क्योंकि प्लास्टिक पे मुझे भी बहुत सारी बात करनी है, लेकिन स्वच्छता के लिए सबसे पहले कूड़ा या कचरा किस तरह से उसका निस्तारण हो रहा है, कचरे को हम कैसे अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। असल में हम कचरे को सूखा, गीला और गैस, सूखे को बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल को रिसाइक्लेबल यानी पुनर्चक्रण या नॉन रिसाइक्लेबल। अब आप समझिए पूरी टेबल है, हमको ये समझना बहुत जरूरी है, तभी हम इस कचरे का निस्तारण कर सकते हैं। और अगर इस कचरे के निस्तारण के लिए हम अपने घरों से चीज शुरू करेंगे तो मेरा ये मानना है कि हम समाज के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश कर सकते हैं। हम हर साल इतना कचरा, हर साल छोड़ दीजिए, हम हर रोज इतना कचरा प्रोड्यूस करते हैं कि आप सोचेंगे कि कितने कितने मीट्रिक टन कचरा हम लोग, 100 से ऊपर मीट्रिक टन हर रोज का कचरा हिंदुस्तान प्रोड्यूस करता है और अमेरिका 237 मीट्रिक टन हर रोज प्रोड्यूस करता है। अब इतना कचरा अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो इस धरती के लिए कितनी मुश्किल होगी, इसके लिए मुझे आपको बताने की कतई जरूरत है। अगला, जैविक कृषि, जो कि इसी के साथ जुड़ा हुआ है। जैविक कृषि के बारे में लोगों को मैं जानना चाहूंगी, आप लोगों से, आप लोग के विचार कि जैविक कृषि के बारे में आपका क्या कहना है। कोई मुझे बताएगा कि जैविक कृषि क्या है, या कोई घर में जैविक कृषि करता है? कोई अपने विचार साझा करना चाहता हो जैविक कृषि के बारे में? हमें जैविक कृषि की जरूरत ही क्यों पड़ी? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैविक कृषि के बारे में। अच्छा, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या अभी तक जो हम कृषि कर रहे थे वो गलत थी, या जो कृषि अभी हमारी चल रही है, ऐसा नहीं है कि जैविक कृषि कर रहे हैं तो हमारे कृषि के जो दूसरे तरीके हैं वो बंद हो गए हैं, उसकी क्या आवश्यकता हुई? जैविक कृषि इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, जहाँ पे गोबर खाद या और ये जो कंपोस्ट खाद से जो कृषि करते हैं दैट इज जैविक कृषि। और जहाँ हम ये आजकल जैसे हमने ज्यादा हार्वेस्टिंग लेने का सोचा है कि कम टाइम में और ज्यादा हार्वेस्टिंग आ जाए, उसके लिए हम लोगों ने आजकल केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह डालने स्टार्ट कर दिए हैं खेतों में और हर चीज में, जिससे हमको ज्यादा हार्वेस्टिंग और बिफोर टाइम हार्वेस्टिंग मिल जाती है वो, तो उसकी वजह से मैम बहुत अच्छा, यस परफेक्ट, यू आर राइट। देखिए, हरित क्रांति की जरूरत क्यों पड़ी हमको? जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही थी उस वक्त जितना उत्पादन हो रहा था देश में वो काफी नहीं हो रहा था, काफी नहीं बढ़ रहा था। इसलिए हरित क्रांति के बारे में मेरे हिसाब से सबने सुना हुआ है। हरित क्रांति की हमें जरूरत पड़ी, हमको उत्पादन बढ़ाना था, उसके लिए खेतों को पेस्टिसाइड्स की जरूरत पड़ी कि वीड्स और पेस्ट से खेतों को बचाना है, अपनी खेती को बचाना है। फिर हम लोगों ने डिफरेंट ब्रीड्स ग्रेन्स की यूज करी, मतलब अलग अलग गेहूं और इन सब की अलग अलग मिक्स ब्रीड्स यूज करी ताकि ज्यादा से ज्यादा अनाज उत्पन्न कर सके और जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको हम केटर कर सके, उन सब के लिए खाने का प्रबंधन कर सके। मगर इस होड़ में हुआ क्या? हुआ ये कि पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, आप लोगों को पता है कि खेती, आप लोग बहुत लोग, सब लोग खेती के बारे में जानते होंगे कि छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो हमारी खेती को खराब कर देते हैं, या खेतों में वीड्स होती हैं वो
उसको क्या कहते हैं, अजीब टाइप की घास होती है जो कि खेती को खराब ऐसे कर देती है कि पानी वो सोख लेती है खेतों का। उन सबको खत्म करने के लिए पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब की जरूरत पड़ी। और शुरुआत में ये भी बहुत बड़ा सच है कि इसकी वजह से हमारा खेती का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा, और जिसकी उस वक्त जनसंख्या को जरूरत थी वो हुआ भी। यहाँ तक कि हम उत्पादन इतना कर पाए कि हम सिर्फ जो चीज पहले हमको बाहर से खरीदनी पड़े, हम अपने खाने के लिए तो कर ही रहे थे, हम एक्सपोर्ट मतलब उसका निर्यात भी कर पाए, इतना भी हमने उत्पादन किया। मगर इस बीच में हुआ ये कि धीरे धीरे ये पेस्टिसाइड्स और ये सब रसायनों से बनते हैं, केमिकल से बनते हैं, तो इन्होंने हमारी फसल तो बचा ली, मगर हमारी धरती जिस पर फसल को असल में उगना है, उसमें से पानी, क्या हुआ कि ये जब हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं ना, तो जो केमिस्ट्री के लोग हैं शायद वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि बहुत ज्यादा पानी सोखने लगी हमारी फसल, तो वाटर टेबल नीचे चला गया, जल स्तर। फिर जो पेस्टिसाइड्स हुए वो केमिकल्स धरती में वो हो गए, तो आपके अर्थवॉर्म्स जो होते हैं वो मरने लग गए, क्योंकि अर्थवॉर्म्स जो है, केंचुए जिसको हम कहते हैं, वो खेती के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आप सब लोगों को मालूम है। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे इफेक्ट हैं जो कुछ सालों बाद हमें समझ में आए, और इसलिए जैविक कृषि का हमें समझ में आया कि ऐसा जैविक कृषि होनी चाहिए। 2001 में हिंदुस्तान में सबसे पहले मध्य प्रदेश में जैविक कृषि के बारे में बात हुई, और यकीन मानिए एक ही साल में लगभग 313 गांवों ने जैविक कृषि शुरू की। जैविक कृषि के बहुत सारे फायदे हैं। अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बताएं क्या फायदे हैं, और नुकसान अगर किसी को कुछ पता है तो भी बताएं। कोई मुझे बता सकता है जैविक कृषि के फायदे क्या क्या है? मेरे हिसाब से सबको पता है जैविक कृषि के फायदे, तो बताएगा जैविक कृषि के फायदे। यस यस प्लीज। जैविक कृषि से हमें केमिकल फ्री क्रॉप मिलती है। जो प्रोडक्ट रहते हैं वो केमिकल फ्री मिलते हैं, तो वो हार्मलेस होते हैं हमारे लिए। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो सॉइल है वो इरोड नहीं होती है उसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह, जिससे पेस्टिसाइड से सिर्फ पेस्ट नहीं मरते, फिर बाकी बर्ड्स और जो हमारे हेल्पफुल अर्थवॉर्म्स ये सब भी, उनको भी बहुत हार्म होता है वीडीसाइड से भी। और वीडीसाइड मतलब जो कुछ अच्छे क्रॉप्स के बगल में कुछ हेल्दी चीजें भी निकल रही होती है, वो भी सब डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से ये सारे फायदे होते हैं हमें। परफेक्ट। ये 2-3 फायदे जैविक कृषि के हैं, बहुत सही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसके सिवा जैविक कृषि का एक और बड़ा फायदा ये कि जल स्तर, जो हमारी धरती है उसका जल स्तर, उसको नीचे नहीं गिरने देता, उसको मेंटेन करता है। क्यों? क्योंकि जब हम जैविक कृषि करते हैं तो हम क्या यूज करें? कंपोस्ट। और कंपोस्ट यूज करते हैं तो जो पानी जो हमारी फसलों के लिए चाहिए वो उतना नहीं होता जितना कि हमको अपने फर्टिलाइजर्स के साथ चाहिए, तो जल स्तर को नीचे नहीं गिरने देता है। फिर कहते हैं हम धरती से वाष्पीकरण, मतलब इवेपोरेट होना। आप सब लोगों को वाष्पीकरण शायद पता होगा कि पानी जो है इवेपोरेट होता है, तो धरती से पानी का वाष्पीकरण, जैसे कि क्या होता है कि जब पानी हमारे पौधे, जड़ों से पौधों पर पानी ऊपर तक जाता है, तो जो उनके पत्ते होते हैं उससे ऑस्मोसिस, मतलब ये सब बायोलॉजी के लोग शायद ज्यादा अच्छे से जानते हैं, लेकिन इससे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो धरती से वाष्पीकरण है, जो कि पानी सोखने की प्रक्रिया है, वो कम हो जाती है, तो उससे भी हमारी धरती का जल स्तर बचा रहता है। हम अपनी धरती पे एक मेजर कचरा यानी कि 50% कचरे को इस्तेमाल करके हम अपनी खेती को बेहतर बना सकते हैं। तो ये कचरे का निस्तारण भी आपका कर रहा है, और बहुत हद तक एक मेजर कचरे का निस्तारण आप कर सकते हैं यदि आप जैविक कृषि में योगदान देते हैं। इसके सिवा आपके जो फल सब्जियां या जो भी कृषि का उत्पादन, उसकी गुणवत्ता वो सही मायने में बहुत ज्यादा है अगर हम जैविक कृषि करते हैं। पर उसके बावजूद भी हम अपने जो पुराने तरीके हैं उनको पूरी तरह क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि जैविक कृषि में जो उत्पादन होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है। तो अब हमारा ये फर्ज बनता है कि हम ये कोशिश करें कि जैविक कृषि के साथ
ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कैसे किया जाए। और उसका एक बहुत अच्छा तरीका जो उससे आप सब लोगों को पता है कि क्रॉप रोटेशन जैविक कृषि में बहुत फायदेमंद होता है। हालांकि नॉर्मल कृषि जो भी आप कृषि करते हैं उसमें भी वो फायदेमंद होता है, लेकिन जैविक कृषि में क्रॉप रोटेशन या मिक्सिंग ऑफ क्रॉप, मतलब मिला दीजिए क्रॉप को, 2-3 तरीके की चीजें। क्या होता है कि अब अलग अलग जो चीजें हैं वो अलग अलग पानी की रिक्वायरमेंट होती है, उनकी अलग अलग खाद की रिक्वायरमेंट जरूरत होती है अलग अलग कृषि की चीजों को। तो वैसा करने से हम अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं, एक ऐसा तरीका है। इसके सिवा जैविक कृषि का हमारे पास एक ऐप भी है। अगर आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे, नेट पे सर्च करेंगे तो भारत सरकार ने एक ऐप भी बनाया हुआ है जिसमें जैविक कृषि के सहारे हम कैसे अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं और कहाँ कहाँ पर जैविक कृषि होती है और किस किस जगह पे किस तरह की जैविक कृषि करके हम बेहतर उत्पादन कर सकते हैं। ये सब उस ऐप पर अवेलेबल है। अगर आप नॉर्मली भी गूगल पर ऐसे ही टाइप करेंगे कि जैविक कृषि ऐप, आपको वो मिल जाएगा और उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। और अगर आप में से कोई भी, आप लोगों को तो पता ही है कि जैविक कृषि करके तो आजकल लोग बकायदा उन्होंने इस चीज को बिजनेस बनाया है और बहुत अच्छा वो लोग अपनी कमाई का जरिया भी बना। अब जैविक कृषि अकेले कुछ नहीं कर पाएगी, तो उसके साथ हम, मतलब जैविक कृषि कचरे का निस्तारण का एक बहुत मेजर कारण बनती है। और अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा भी अपने ही घरों में जैविक कृषि करना शुरू कर दें तो आधा कचरे का निस्तारण हमारे घरों में हो जाएगा। जैसे कि मैंने अपने घर में पीछे बड़े बड़े जो गमले हैं उनके अंदर ही कुछ सब्जियां, कुछ फल, कुछ जैसे फूल हो गए, उन सब में कंपोस्ट बना के डाल दीजिए और आपका आधी प्रॉब्लम सॉल्व। अगर और कुछ भी नहीं होता है ना, अगर आपसे उतना भी नहीं होता तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एक बड़ा ड्रम लेके उसमें थोड़ी मिट्टी नीचे डालकर, क्योंकि आपके अपने घर का किचन का कचरा बहुत नहीं होता है, तो आप ये देखेंगे अगर आप उसमें उसको डाल के फिर थोड़ी मिट्टी धीरे धीरे करके वो भर जाएगा, उसको छोड़ दीजिए 20-25 दिन के लिए। तो 2 ऐसे अगर ड्रम कर लेंगे तो उसी मिट्टी को आप अपने घर के बंगलों में भी इस्तेमाल करेंगे ना, आपको वही बहुत फायदा कर जाएगा एक बार करके। तीसरा और मेजर प्लास्टिक, जिसके बारे में आज बात है, नो प्लास्टिक। बड़ी मुश्किल चीज। आपके घर में दूध की थैली से लेके फर्नीचर, हमारे घर के सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी आपके, चाहे मिक्सी है या कुछ भी है, सब में प्लास्टिक इस्तेमाल होता है। अब क्या करें इस प्लास्टिक का? क्यों प्लास्टिक इतना खतरनाक? अब प्लास्टिक मानव जीवन की एक बहुत बड़ी इन्वेंशन, जिसको हम कहते हैं, बहुत बड़ी इन्वेंशन थी प्लास्टिक, क्योंकि उससे पहले तो हम लोग सामान भी कागज की थैलों में ही लेके जाते थे। तो प्लास्टिक हमारे जीवन के लिए जरूरी है या नहीं है, या प्लास्टिक एक कहावत है ना, मतलब इज इट बून और नॉट, मतलब क्या ये पॉसिबल है कि हम बिना प्लास्टिक के रह सकते हैं? क्या कोई मुझे बताएगा कि प्लास्टिक इतना खतरनाक क्यों है और क्या हम बिना प्लास्टिक के रह सकते हैं? कोई इस बारे में मेरे से अगर बताना चाहे कि प्लास्टिक इतना खतरनाक क्यों है। इसको हम आजकल आप ये डिकम्पोज नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता ये। और ये कई हजार वर्ष तक डिकम्पोज नहीं होता। पर क्या हम प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद कर सकते हैं? आपको पता है 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी को वर्ल्ड वाइड प्लास्टिक कंट्रीब्यूट करता है। अब पूरे वर्ल्ड में 3 ट्रिलियन इकोनॉमी को जो चीज कंट्रीब्यूट कर रही है उनको जीरो डाउन करना, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। मगर अभी जैसे मैम ने बोला नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये इसका सबसे खतरनाक एस्पेक्ट है, लेकिन इससे भी ज्यादा नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो है। अगर ये एयर में, धरती पे रह जाता है, तो जब गर्मियां होती हैं, जब फ्यूम्स, इससे ये प्लास्टिक धीरे धीरे धीरे, कभी आप लोगों ने बहुत तेज गर्मी में अगर रोड पे कोई प्लास्टिक की थैली पड़ी है या प्लास्टिक का डब्बा पड़ा, उसको छूने की कोशिश कीजिए, आपको सॉफ्ट फील होगा थोड़ा,
क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये अपना थोड़ा सा स्वरूप बदलने की कोशिश करता है और उस वक्त इसमें से फ्यूम्स निकलनी शुरू होती हैं, जो कि कैंसर का एक मेजर कारण है। लेटेस्ट स्टडी है, आप लोग अगर चाहेंगे तो आप लोगों को ऑनलाइन मिल जाएगी कि उससे फ्यूम्स निकलती है। अगर ये सड़कों पर, नालियों पर अटक जाता है तो पानी को बाहर नहीं जाने देता है। जानवर खा लेते हैं। हजारों बार हमको ये खबरें सुनने को मिलती हैं कि गाय का ऑपरेशन किया तो उसके पेट में से इतने किलो प्लास्टिक की थैलियां निकली हैं, क्योंकि जानवर को तो बेचारे को पता नहीं है और हम ऐसे ही फेंक देते हैं। समुद्र में समुद्री जीवों के लिए, फिर पानी में जब ये रहता है अंदर प्लास्टिक, तो धीरे धीरे फ्यूम्स निकलती हैं और वो समुद्र के तापमान को बढ़ाती हैं और ग्लेशियर्स को मेल्ट करने की कोशिश करती है। तो हर तरफ से प्लास्टिक जो है ये प्रॉब्लम तो बहुत क्रिएट करता है, मगर उसके बावजूद भी प्लास्टिक को हम अपने जीवन से पूरी तरह निकाल नहीं पाते। हमारे यहाँ भारत में 16,000 टन प्लास्टिक रोज उत्पादन होता है और उसमें से सिर्फ 10,000 टन प्लास्टिक रिसाइकिल। अब आप सोचिए कि 6,000 टन प्लास्टिक कहाँ है? सड़कों पर है, पहाड़ों पर है, नदियों में है, समुद्र में है, हमारे घर के आसपास है, सब जगह। और इतना कचरा, प्लास्टिक जैसा कचरा धरती कितने दिन तक संभाल पाएगी? मैंने एक छोटा सा इनिशिएटिव अपने घर में किया था कि मैंने अपने बच्चों को बोला था कि मेरी गाड़ी से एक भी सामान, कोई भी कचरा किसी भी तरीके का हो, बाहर नहीं फेंका जाएगा। तो मेरे जो बैक सीट है, साइड सीट का बैक कवर है, वो हमेशा भरा ही रहता है, चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरीके का कचरा हो, उसी के अंदर जाता रहता है और फिर घर आकर उसको निकालकर हमें कूड़ेदान में डाल। प्लास्टिक ऐसा कचरा है कि अगर वो रिसाइकिल नहीं होता, अभी हमें प्लास्टिक में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा सिंगल यूज प्लास्टिक। तो मुझे बताएगा सिंगल यूज प्लास्टिक का क्या मतलब है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को पता हो कि सिंगल यूज प्लास्टिक होता क्या है। तो प्लीज मुझे एक्सप्लेन करेगा सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है? सिंगल यूज प्लास्टिक बहुत बार आता है सामने, ये बात बार बार आ रही है। जो प्लास्टिक एक टाइम यूज हो सकता है, which cannot be used for the second time, is एक टाइम यूज हो सकता है, लेकिन हम अपने बहुत सारे कारणों से बहुत सारी प्लास्टिक को सिंगल यूज प्लास्टिक बना देते हैं, जिसका हम ध्यान ही नहीं देते। अब जैसे कि पेट बॉटल, सरकार ने काफी टाइम से हम ये सुन रहे होंगे कि आप लोग भी सुन रहे होंगे कि रेलवे स्टेशन पर या एयरपोर्ट पर यहाँ उन्होंने पेट बॉटल्स के लिए वो बनाए हैं, रिसाइकलिंग के लिए बॉक्सेस बनाए, वो वहां पे उसमें, बल्कि उसके केस में कई बार वो लोग कहते हैं कि ठीक है इतना आप एक डालोगे तो 1 रुपया मिल जाएगा कोई भी। वो सारी प्लास्टिक बॉटल्स रिसाइकिल हो सकती है। हमारे पास मेजर प्लास्टिक वो होता है जो रिसाइकिल हो सकता है, लेकिन हम उसको रिसाइकिल करते नहीं है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरे को बताया ये वाली बात कि जिसको सिंगल यूज हम करते हैं, बस वही सिंगल यूज, मतलब हो रहा है शायद ये again. Am I audible, ma'am? Yes, you are audible. I'm sorry for disconnection. हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि
प्लास्टिक मेजरली हमारे यहाँ रीयूजेबल होता है, लेकिन हम प्लास्टिक की बोतल में पानी पिया, फेंक दिया। अभी मैंने आज नहीं लिया, मैं सही आप लोगों को दिखाना चाह रही थी, मैं फोटोग्राफ नहीं ले पाई, कुछ थोड़ा उसमें मैंने अपने घर के गेट के बाहर प्लास्टिक की बॉटल्स में छोटा छोटा प्लास्टिक की जितनी भी बॉटल्स होती हैं उन सब में थ्रेड डालकर उसमें पौधे लगा दिए। ऐसा बहुत लोग करते हैं। मैंने अपनी वर्कशॉप पे भी इसको ऐसे ही किया कि बहुत सारी जितनी प्लास्टिक की बॉटल्स इकट्ठी होती जाती है, मैं उनमें थ्रेड डालकर उसमें थोड़ा थोड़ा वो, और जो सर्कुलेंट्स होते हैं हम उनको यूज करके उन प्लास्टिक की बॉटल्स को यूज कर सकते हैं, नहीं तो रिसाइकलिंग के लिए बेच सकते हैं। लेकिन वो सारी प्लास्टिक की बॉटल्स सिंगल यूज प्लास्टिक बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके बाद उनको कचरे में फेंक देते हैं। और मैं उन सभी लोगों का दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ जो कि कचरा बीनते हैं, क्योंकि वो लोग प्लास्टिक की बॉटल्स, मेटल्स को उस कचरे में से निकाल लेते हैं और कहाँ पहुंचा देते हैं, जिसको हम कहते हैं कबाड़ी। वो कबाड़ी वाला उन बॉटल्स को बेचकर अपनी जीविका बना लेता है। और मैं उन सभी को बहुत दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि वो लोग हमारे इस कचरे के निस्तारण में बहुत बड़ा सहयोग देते हैं। पर इस काम को हम अगर अपने ही घर पे कर ले कि या तो हम लोग कचरे को बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल और उसके बाद उसको रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल में कन्वर्ट कर लें। ऐसी बहुत सारी जगह है, हर एक शहर में छोटे छोटे ऐसे वेंडर्स होते हैं जो कि प्लास्टिक को, जो कि पेपर को, जो कि कपड़ों को, इवन कपड़ों को रिसाइकिल करने वाले लोग हैं जो कि कपड़ों को काट कर या उनको बर्न कर या उनको अच्छे से प्रेशराइज मेल्ट करके उससे अलग अलग चीजें बनाते हैं। और वो सब लोग पर्यावरण की सुरक्षा में बहुत बड़ा सहयोग देते हैं। असल में अगर आप लोगों ने कभी वर्ड सुना हो PETE, पॉलीइथाइलीन, पॉलीइथाइलीन प्लास्टिक के लिए हम PETE वर्ड यूज करते हैं। PETE और HDPE ये दोनों होते हैं। HDPE हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलीन होते हैं। ये जो दो प्लास्टिक के तरीके होते हैं, चाहे वो आपके घर का फर्नीचर हो, चाहे आपके घर के जितने भी मोटर पार्ट्स हो, चाहे ग्लास हो, चाहे आपकी प्लास्टिक की प्लेट्स हो, चाहे आपके जो है अभी जो हम बात करते हैं बॉटल, पैक बॉटल्स, ये सब रिसाइक्लेबल है, सब का सब। मगर उसको रिसाइक्लेबल जगह तक पहुंचाने की जिम्मेदारी वो हमारी है। या हाँ जी, तो मैं आप लोगों से आज यही एक बात करना चाहती हूँ कि प्लीज जो कचरे का निस्तारण है वो किसी एक बंदे की, एक इंसान की, सरकार की, किसी की भी एक की जिम्मेदारी नहीं हो सकती है। आज शायद ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी और मैं सही मायने में मैं एक्चुअली आप लोगों को दिखाना चाहती थी कि जब मैं स्कूल में थी तो भी मैंने ये वाली चीज की थी कि पूरी की पूरी एक वॉल पर जितनी वेस्ट प्लास्टिक बॉटल्स थी, हमने 2 अलग अलग डब्बे रख दिए थे। जो कैंटीन वाला होता था कि जितना भी प्लास्टिक है, तो बच्चों को बोला था खाने का वेस्ट अलग कर दो, वो कंपोस्ट पिट में चला जाएगा, क्योंकि ज्यादातर सभी स्कूलों में कंपोस्ट पिट होता है। और जो प्लास्टिक है वो उसको इधर डालना ताकि हम उसको इस्तेमाल करके उसमें पौधे लगा सके या उसको रिसाइकलिंग के लिए भेज सके। इनिशिएटिव लेना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश अपने आप को विकसित देशों की श्रेणी में ले आए, अगर हम चाहते हैं कि हम खुद एक बेहतर समाज बना सके, इसलिए इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और कचरे का जो निस्तारण है उसमें ये सारी चीजें, जैसे कि जैविक कृषि अपने आप में बहुत बड़ा काम करती है, रिसाइकलिंग यानी कि पुनर्चक्र ये बहुत बड़ा काम करते हैं, भस्मीकरण, इन सब चीजों को आप लोग जितना इन चीजों के बारे में जानेंगे, जितना इन चीजों को इस्तेमाल करेंगे, उतना ही घर से कचरे का निस्तारण, आप कचरा, आधे से ज्यादा कचरा घर पे निस्तारण कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को इस कचरे से मुक्त भी कर सकते हैं, देश को भी मुक्त कर सकते हैं। मैं अपनी बात को एक बात से खत्म करना चाहती हूँ कि क्लीनलीनेस इज अ माइंडसेट। ये हमारी जो सोच है, क्लीनलीनेस इज अ माइंडसेट, इट्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड, जिसकी वजह से लोग, एनवायरमेंट
हेल्दी रहता है, हैप्पी रहता है। इट्स अ माइंडसेट, इट्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड व्हिच मेक्स अस हैप्पी, हेल्दी, नॉट ओनली अस, आवर एनवायरनमेंट, पीपल अराउंड अस, कंट्री, सब। तो मैं आज मेरा ये मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो चीजें मैंने आपको बताई हैं इसमें से कुछ चीजें आपको पता होंगी, कुछ मैंने आप लोगों को बताई हैं। और इन चीजों को आप कभी अगर हम लोग कोई इनफॉर्मल टॉक करेंगे तो हम उसमें मैं जरूर बताऊंगी कि प्लास्टिक से हम कितनी छोटी छोटी चीजें अपने घरों में बना सकते हैं, जिससे कि हमारा प्लास्टिक की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है और वो कूड़े की तरह हमारा फेंका भी नहीं। और आप लोग खुद भी बहुत इनोवेटिव हैं और आपका फोरम बहुत इनोवेटिव है, इसलिए मुझे याद है कि कई जगह पर मतलब अभी मैं आपके जो कंसर्न है उनसे बात कर रही थी। सीआरपीएफ मेले में भी मैंने एक बार काफी साल पहले कहीं पे देखा था, जो आरकेपुरम में जो लगता है कि वहां पे भी प्लास्टिक को लेके एक अवेयरनेस का कुछ वो चल रहा था। तो आई एम हैप्पी कि आपके फोरम पे इस चीज को चलाते हैं, इस चीज के बारे में बात करते हैं। और आप सब लोग अपने घरों में अगर बात करेंगे तो एक से एक, 1 by 1, मतलब मेरे एक से अगर कोई एक भी प्रभावित होकर अपनी जिंदगी में इस चीज को लेके आएगा तो वो खुशी ही अलग होती है जब कभी कोई छोटा भी बदलाव नजर आता है। आई एम वेरी थैंकफुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, अपने इस फोरम पे मुझे सुना, मुझसे अपने विचार साझा किए। और मैं मैडम का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज इस फोरम पे उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं आशा करती हूँ कि शायद कुछ नया आप मुझसे मिलकर समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम लोग जब भी मिलेंगे तो मैं आशा करती हूँ कि शायद कुछ लोग इस कचरे के निस्तारण में अपने योगदान के बारे में जरूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अलका जी, मेरे पास एक क्वेश्चन है। अगर आप कोई सजेशन दे सके कि फिलहाल ई वेस्ट हम कैसे डिस्पोज ऑफ कर सके, एनी बेटर वे टू डिस्पोज ऑफ द ई वेस्ट? देखिए, ई वेस्ट में अभी तक जो बात हो रही है ना, ई वेस्ट जो है एक ऐसी चीज है जो कि एक्चुअली बहुत बड़ा थ्रेट बन गया आज के डेट में। ठीक है, मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि चाहे मोबाइल है या लैपटॉप है या कोई भी ऐसी चीज है जिसमें कि आप जब तक हो सके उसका मैक्सिमम यूज करिए। उसके बाद ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्टली पूरा का पूरा ऐसे ही अपना मोबाइल भी या अपना लैपटॉप भी ऐसे ही फेंक देते हैं। अब इसके जो मेटल के पार्ट्स है ना मैम, ठीक है, उनको हम अलग कर लें, इसकी बैटरीज को अलग कर लें, क्योंकि बैटरीज का निस्तारण करने के लिए तो अल्टीमेटली अगर आप लोगों ने सुना होगा कि न्यूक्लियर वेस्ट के जैसे ही इसका निस्तारण हो सकता है, लेकिन सिर्फ बैटरीज को अलग करके अगर आप उसके मेटल पार्ट्स और प्लास्टिक के पार्ट को अलग अलग कर देंगे तो फिर वो रिसाइकल हो जाता है। तो ई वेस्ट में हम एक्चुअली क्या होता है, हम पूरा का पूरा वेस्ट को ई वेस्ट बना देते हैं कि लैपटॉप पे फेंक दिया, फोन है फेंक दिया, और क्या होता है वो फोन एज अ फोन की तरह तो ना तो इस्तेमाल हो रहा है और वो फोन ही पूरी की तरह एक ई वेस्ट बन गया है कि मेटल भी रिसाइकल नहीं हुआ, उसका प्लास्टिक पार्ट भी रिसाइकल नहीं हुआ, और फ्यूम्स जो जनरेट कर रहा है वो तो कर ही रहे। साथ ही साथ जब वो फ्यूम्स जनरेट कर रहा होता है उसकी बैटरीज वगैरह, तो आसपास के मेटल को और प्लास्टिक को गलाने की कोशिश करता रहता है गर्मी में, उससे फर्दर फ्यूम्स होते हैं। तो बेस्ट पार्ट है कि हम जब भी ई वेस्ट कोई भी हम ये चीज फेंकते हैं तो उसके प्लास्टिक पार्ट्स और उसके मेटल पार्ट्स को अलग कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास सिर्फ बैटरीज, ठीक है, और जो उसका केमिकल पार्ट होता है वही बचता है। वो फिर भी आप उसको बहुत हद तक, मतलब अभी एट प्रेजेंट हमारे पास ऐसी न्यूक्लियर वेस्ट के बहुत सिंपल इजी अवेलेबल वो नहीं है, लेकिन सरकारें इस चीज पे काम कर रही है क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये एक बहुत बड़ा वेस्ट बन गया। सच्चाई है कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको मिलेगा कि हाँ अब आने वाले 2-4 साल में आप लोगों को सुनने में आ जाएगा कि ई वेस्ट के निस्तारण के लिए स्पेशल साइट्स बनाई जा रही हैं। उसका कारण भी वही है कि जो उस ई वेस्ट में सिर्फ बैटरीज और ये जाए, क्योंकि जो न्यूक्लियर रेडिएशंस निकलती है ना मैम, उनको ना उस तरह की चीज को खत्म करने के लिए उनको लेड के कंटेनर्स में रखना चाहिए, जो कि तरीका है, मोटे लेड के कंटेनर्स। क्या होता है कि धीरे धीरे इनमें से जो रेडिएशन निकलती है वो उसमें खत्म हो जाती है और टाइम लगता है, लॉन्ग टाइम। तो इनके लिए स्पेशल प्लेसेस बनेंगे, लेकिन एटलीस्ट हम इतना जरूर करें कि हम उसके मेटल के पार्ट्स और प्लास्टिक के या बाकी जितने भी है वो पार्ट्स को अलग कर लें ताकि उसको हम रिसाइक्लेशन के लिए फेंक सकें। But what do we do with these batteries and lithium batteries and cells that we have collected now?
लेकिन हमने अलग कर लिया उसको, मगर अब उसका क्या करें? मैं वही बोल रही हूँ कि आने वाले बहुत जल्दी टाइम में आपको ई वेस्ट के लिए भी अलग साइट्स मिलेंगी, लेकिन मैंने आपको बोला ना, इसका निस्तारण अभी तक सही मायने में किसी भी सरकार ने नहीं किया है, लेकिन अब सरकारें इस पे काम कर रही है और बहुत जल्दी आपको ई वेस्ट के लिए मिलेंगी। इसके सिवा ई वेस्ट की साइट्स हैं, वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स बना रहे हैं वो लोग, अभी वो उस मतलब वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स बन गए हैं। अगर आप लोग ऐसा कर सकते हैं Collect कर ले तो we can contact them. वेस्ट है, आप उस कलेक्शन सेंटर पे उसको भेज दीजिए, तो वहां से वो फर्दर उसको आगे भेज देते हैं। ठीक है, उसका तरीका वही है ई वेस्ट को करने का, जो मैंने आपको बताया कि लेड कंटेनर्स में उनको रखा जाता है अपने घरों के आसपास। हम उन्हें कांटेक्ट करें कि वो हमारे पास से कलेक्ट करके ले जाए। मैम या अभी उनके तक तो जो है ना, सच बताती हूँ मैं आपको, आप अगर वेबसाइट पे जाओगे जो कि है आपकी से वेस्ट कलेक्शन साइट है, आप उसका वेस्ट कलेक्शन सेंटर पे अगर आप ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर आप टाइप करोगे तो आपको वो कलेक्शन साइट्स बता देगा। ठीक है, उस पे से अभी तक का जो सिनेरियो है कि आप जाके आप वहां दे दीजिए अपना कचरा। ठीक है, लेकिन अभी उन्होंने ये भी शुरू किया है कि अगर आप उनको बोलेंगे तो दे कैन कलेक्ट इट फ्रॉम योर प्लेस ऑल्सो। अभी होता है क्या है कि हमारे यहाँ ई कचरा जो प्रोड्यूस होता है ना, बहुत थोड़ा थोड़ा होता है। ऐसा होता है कि आज हर रोज तो हमारा ई कचरा इतना प्रोड्यूस नहीं, नहीं हो रहा, मतलब मैं इस बात कर रही हूँ ग्रुप सेंटर के लिए, मतलब वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ फैमिलीज हु स्टे इन ग्रुप सेंटर। हाँ, ऐसे में बहुत फायदेमंद चीज है कि 400 फैमिलीज हैं, तो उन्हें हम सजेस्ट कर सकते हैं जैसे कि आप एक जगह इकट्ठा करें एंड देन वी कैन अरेंज फॉर दैट डिस्पोजल। बहुत बढ़िया। और अगर आप जितना भी इकट्ठा कर रहे हैं, अब अगर आपको उसको बेटर तरीके से इकट्ठा करना है तो आप लोगों ने आप जैसे हमारे यहाँ घर में कुछ भी वो आता है ना, सामान आता है पैक होके, ठीक है ना, तो उसके अंदर वो थर्मोकोल की शीट्स लगी रहती हैं, तो ऐसा ही कोई डब्बा लेके उसमें इकट्ठा कर लीजिए और उसी से भेज दीजिए, ताकि उससे जो भी रेडिएशन थोड़ी बहुत निकले वो काफी हद तक उसके अंदर ही रह जाए। थर्मोकोल बॉक्सेस भी हो सकते हैं, वी कैन गेट दैट कलेक्टेड, बिकॉज़ वो तो काफी छोटे मात्रा में होगा। द सेल्स एंड बैटरीज दे माइट बी वेरी स्मॉल। मोस्ट प्रोबेबली होता है कि जैसे जितने भी अगर थोड़ा थोड़ा ई वेस्ट है तो उसी में इकट्ठा कर दीजिए, एंड वन फाइन डे लाइक इन 10 days or 12 days or 15 days these people can come and collect it from here. थैंक यू। This is e-waste collection site है, आप उसको अगर करेंगे तो आपको उसमें मिलेगी इंफॉर्मेशन। थैंक यू। नहीं, हाँ, कभी कभी आते हैं वो लोग कंपनी से, किसी कंपनी से आते हैं, दे कलेक्ट ऑल दिस ई वेस्ट। सबके पास कलेक्ट। ओके मैम, थैंक यू। है बहुत मेजर प्रॉब्लम। हाँ, दिल्ली में नेहरू प्लेस में एक शॉप है, वो कलेक्ट करता है, और अगर ज्यादा ऐसे वेस्ट करते हैं तो वो गाड़ी भिजवा देते हैं, नहीं तो हम लोग वहां जाके ड्रॉप करके आ जाते हैं, उनके पास ज्यादा सामान। That's a great effort, ma'am. That's a great effort. हाँ, नेहरू प्लेस में एक शॉप है, मैंने भी भिजवाया था पिछले साल, काफी सारा था, बैटरीज थी, काफी मोबाइल्स की थी बैटरीज, तो वो कलेक्ट करके रखी हुई थी। तो बच्चों ने मुझे सजेस्ट किया कि मम्मा ये बहुत हार्मफुल है, इसको आप डस्टबिन में मत डालो, ये फट भी सकती है। तो माई चिल्ड्रन सजेस्टेड मी कि मम्मा में ऐसे रखो। हाँ, तो वो मेरा बेटा ही वो लेके जाके वहां पे वो उनको दे के आया था, और स्पेशल उनसे लिखवा के लेके आया था कि मैं ऐसा ऐसा है और मैं आपको दे के जा रहा हूँ, आप मुझे रसीद बना के दीजिए। तो वो रसीद लेके भी आया था। बनाकर देते हैं क्योंकि उनकी बैटरीज का नंबर होता है। That's a very great effort. हाँ, तो वो बेटा बोला नहीं मुझे लिख के दो, बोला नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे ही छोड़ जाओ। कह रहा नहीं नहीं आप मुझे लिख के दो तभी मैं लेके जाऊंगा। तो मेरा बेटा वहां ड्रॉप करके उनसे लिखवा के लेके आया था। फिर आगे से हमें भी कहता है कि ऐसे फेंको मत, ऐसे ये हार्मफुल है, ये फट भी सकती है तो नुकसान हो जाएगा, इसको कचरे में मत डालो, इसको आप वहीं डिस्पोज कराओ। तो माय सन यूज्ड टू डू दिस। या गुड एफर्ट मैम, गुड एफर्ट। नमस्कार बहुत अलका जी। अच्छी चीज है, ऐसे ही सब लोग अगर अपना योगदान दें। नमस्कार अलका जी। नमस्कार। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट जो है हमने अपनी लास्ट पोस्टिंग में किया था, तो उस वक्त हम लोग ग्रुप सेंटर रामपुर में पोस्टेड थे। तो ये प्लास्टिक वेस्ट का जो आता है इशू, तो हमने क्या किया कि पूरे जीसी से जो मिल्क पैकेट्स रहते हैं वो सब कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के बाद हमने सब में सैपलिंग्स दे दिया। तो हम क्या करते थे, एक छोटा नर्सरी हमारा रेडी हो गया उसी पैकेट्स को यूज करते करते। तो किसी पे अमूल लिखा है, किसी पे मदर डेयरी लिखा है, लेकिन वो एक बहुत बड़ी नर्सरी बनी, और वो जो प्लास्टिक पैकेट्स थे वो हमें फेंकने ही नहीं पड़े। तो ये हमने काफी यूज किया। बढ़िया इनिशिएटिव, दैट्स व्हाट जी, यही होता है। आविष्कार यही से आता है राम, छोटी छोटी चीजों से आविष्कार हो जाते हैं। अब आप देखिए आपने एक नई चीज इजाद कर दी,
हाँ जी, इसी तरह से हम लोग घर में भी क्या करते हैं कि अगर कोई भी चीज है, जो कोई भी सामान हम पैक्ड फूड अगर कुछ भी मंगाते हैं और वो अगर प्लास्टिक कंटेनर में है, थर्मोकोल में नहीं है या प्लास्टिक पैकेट में नहीं है और वो प्लास्टिक कंटेनर में है, तो मैं उसे क्या करती हूँ कि वॉश करके मैं उसको स्टोर करती हूँ और जब भी मुझे मेड को कुछ देना है तो मैं उसमें डाल के दूंगी, तो एटलीस्ट वो ठीक से कैरी भी हो गया और वो रिसाइकल एटलीस्ट यूज हो गया, मे बी शी विल यूज इट फर्दर। तो इस तरह से हमारे घरों पर ये छोटी चीज। अच्छा, यहाँ पे एक छोटे रिक्वेस्ट मैं सबसे करना चाहती हूँ कि जो ये मिल्क की जो थैलियां होती हैं उसको जब हम कट करते हैं तो प्लीज वे कट करके कॉर्नर कट के मत फेंकिए, ऐसे कट करिए कि कॉर्नर अलग से निकल के एनवायरनमेंट में ना जाए। होता क्या, वो छोटे छोटे से कॉर्नर ना एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, वो रिसाइकलिंग में नहीं जा सकते या उनका कोई यूज नहीं होता और वो थोड़े 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 करके एक बड़ा प्लास्टिक वेस्ट करते हैं। तो कोशिश करके एक कट मार के उसको पूरा सीधा काट दीजिए ताकि उससे वो कॉर्नर का प्लास्टिक वेस्ट जनरेट ना हो। बट ये बहुत अच्छा आइडिया आपने मुझे दिया, मैं जरूर इसको इस्तेमाल करूंगी। मैंने आपको बोला था ना कि ये साझा करेंगे हम अपने विचार, आपसे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, मुझसे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा, नहीं बहुत अच्छा विचार लगा और मैं जरूर आपको अपनी वो प्लास्टिक की बॉटल्स वाला भी एक फोटो खींचकर कभी भेजूंगी जिसमें आपको लगेगा कि कितने आराम से आप लोग ऐसे पौधे लगा सकते हैं जिनको सर्कुलेंट्स कहते हैं। मैं कहती हूँ कि बहुत सारी स्प्रे बॉटल्स बन सकती है, सैनिटाइजर हम उसमें डाल सकते हैं, हम अपनी मेड को दे सकते हैं, उसको सोप बॉटल की तरह यूज किया जा सकता है। बहुत से शैम्पू की बॉटल्स हैं, तो वी कैन यूज इट वेरियसली। थैंक यू। तो अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल इसका देती हूँ, बाई चांस की बात है, आपने मुझसे बात बोली, तो ये मेरा सोप का कंटेनर है जिसको मैं एज सैनिटाइजर बॉटल की तरह इस्तेमाल करती हूँ। हम लोग को पता है आज की डेट में सबको सैनिटाइजर, तो इट्स ये जो मतलब हमारे अंदर से बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स और छोटे छोटे ऐसे आइडियाज आ जाते हैं जिससे हम चीजों को बेहतर कर सकते हैं। तो ये मेरे बेसिकली बॉडी वॉश का बॉटल था जिसको मैंने सैनिटाइजर के कंटेनर की तरह इस्तेमाल कर लिया। आपको और हमको सोचना है और जिस दिन हम लोग मिलकर सोचेंगे हम बहुत कुछ बदल सकते। और मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि हम औरतों में बदलने की ताकत ज्यादा है जी, क्योंकि पुरुष जो है वो अपने काम में लगे होते हैं, हमको समाज बिल्डिंग हमारा काम है क्योंकि बच्चे हमारे साथ ज्यादा रहते। नहीं, और हम इंडियंस बहुत अच्छे से जानते हैं रीयूज करना, किस चीज को बहुत किस तरह से रीयूज कर सकते हैं। आप अपने किचन में जाइए, तरह तरह के आपको प्लास्टिक कंटेनर में हम लोग सब सामान रखे रहते हैं। तो we are in a habit of reusing. परफेक्ट। और मैम रिड्यूसिंग ऑल्सो, क्योंकि हम उसको रीयूज करते हैं इसलिए वेस्ट भी रिड्यूस करते हैं। वेरी राइट। दूसरे कंट्रीज में आप जाइए, कितना ज्यादा प्लास्टिक हम लोग यूज करते हैं, बल्कि हम लोग बास्केट्स भी यूज करते हैं, बट वो ओनली प्लास्टिक चलता है इन कंपैरिजन, बट दे आर रिसाइकलिंग आल्सो। दे आर रिसाइकलिंग। मैम वर्ल्ड का मैक्सिमम प्लास्टिक यूएस जनरेट करता है। हाँ, यस, मैक्सिमम प्लास्टिक। और ऐसा नहीं है हम और यूएस लगभग बराबर प्लास्टिक रिसाइकिल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमसे ज्यादा प्लास्टिक रिसाइकिल करें, बट हाँ उनके पास वेस्ट को खत्म करने के लिए बहुत सारे अच्छे थोड़े और डेवलप तरीके हैं। वरना प्लास्टिक का जो रिसाइकलिंग हम करते हैं मैम वो उससे कम करते हैं। हम मेजर प्लास्टिक रिसाइकलिंग, फिर भी हमारा 6,000 टन का डिफरेंस है, जो कि हम चाहेंगे तो और रिड्यूस। अलग जगह जाते हैं, हम बच्चों के साथ प्लास्टिक कलेक्शन के ड्राइव करते हैं, क्लीनलीनेस के ड्राइव करते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि हम इस सब चीजों को करके जब प्लास्टिक को रिसाइकलिंग के लिए भेजते हैं। ऐसे आइडियाज मिलने पर मैं तो जैसे ये जो आइडिया मुझे इतना अच्छा लगा कि आपने दूध की थैलियों को बेसिकली सैपलिंग्स के लिए इस्तेमाल कर लिया। वरना क्या होता है कि नर्सरी में सैपलिंग्स के लिए अलग से प्लास्टिक यूज करते हैं, जो कि कितनी खराब बात है क्योंकि हम नर्सरी में ही और प्लास्टिक जनरेट कर रहे हैं और इन्होंने जनरेटेड प्लास्टिक से ही सैपलिंग्स लगा लिए। कितना बढ़िया काम किया। ऐसा अगर कोई और बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं आप ही लोगों में से जो प्लास्टिक का और बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हो किसी और फोरम पे, अपने विचार सब लोग को साझा करने चाहिए। देखिए एक से एक मिलकर बहुत आगे बढ़ जाता है सब कुछ। कोई और साझा करना चाहता है विचार तो प्लीज। We have almost 5 to 10 more minutes। कोई स्टेशन कहीं से कोई भी कुछ साझा करना चाहें या कोई विचार या कुछ पूछना चाहे मैम से।
जो प्लास्टिक के कैरेट्स आते हैं दूध के, और बड़े बड़े जो कैरेट्स आते हैं जो टूट जाते हैं, जो प्लास्टिक के बड़े बड़े कैरेट्स आते हैं जिनमें दूध आता है, दूध की थैलियां आती हैं, वो भी जो है अगर क्रैक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो वो वेस्ट हो जाते हैं। तो उसी में नीचे कुछ बोरी डाल के या कुछ डाल के, उसमें मिट्टी डाल के, उसमें प्लांट्स लगाने से भी वो प्लांट्स काफी अच्छे मतलब साइड में अपने घरों में लगाए जाएं, जिनके वहाँ लैंड एरिया काफी हमारे है, घर में अगर फ्लैट्स स्पेस है तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ, तो वो इवन उसमें भी वो जो है अंडे की ट्रेस जो होती हैं उसमें हाँ जी। भी, जब आप लोग को शायद पता नहीं, हो सकता है पता हो कि नहीं, जो अंडे की ट्रे जो कि रिसाइकिल पेपर की, वो पेपर वाली जो ऐसी वाली होती है ना, तो अक्सर हम उसे अच्छा। फेंक देते हैं। उस Yeah. अंडे की ट्रे में अगर आप मिट्टी भर के पौधे सैपलिंग को डालते हैं शुरू में, बीज को, तो वो बहुत तेजी से उसमें बढ़ता है। क्यों? क्योंकि अंडे की जो ट्रे होती है उसमें पेपर होता है, वो हाँ। ऑक्सीजन को इन्फ्लो भी देता है और पानी को पूरी तरह सोखता भी नहीं है, तो बहुत जल्दी से, तेजी से, शुरू में पौधा बहुत तेजी से होता है। हमारे एक जानने वाले हैं, वो बहुत अच्छे, उनके पास बहुत स्पेस है, तो वो सारी अंडे की ट्रेज में अपना ये, तो जब तक वो पौधे थोड़े थोड़े पनपते हैं तब तक वो अंडे की ट्रे भी पूरी तरह गल जाती है, वो उसको भी मिट्टी के साथ मिला देते हैं, मिल जाती है। और हाँ, पौधे तब पनप तक वो जाते हैं। प्लांट ग्रो हो जाते हैं नेचुरली। Yes, और अलका जी, मैं तो इसको इस तरह से भी लेती हूँ कि मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ, मैं तो इसे इस तरह से भी लेती हूँ कि अगर हम लोग आरओ यूज कर रहे हैं, और आरओ सब घर में यूज होता है, तो उसमें से जो पानी भी निकलता है तो वो भी बहुत वेस्टेज, मुझे लगता है कि बहुत वेस्टेज होती है। जो पानी कम से कम भी एक आरओ को भरने के लिए चाहिए, तो 2 आरओ का पानी कम से कम वेस्ट होता है। तो मैं हमेशा उसको बकेट में कलेक्ट करती हूँ और जितने भी पॉट्स हैं उनके अंदर डालती हूँ। तो अगर सब लोग इसको अपनाते हैं, मेरे किचन में भी रखा हुआ है बकेट। अगर सब इसे अपनाते हैं, तो ये कंट्री के रिसोर्सेज का बहुत सेविंग हो जाता है इससे। मेजर लॉस है मैम। ठीक है, मैं तो घर के बर्तन भी उस बकेट में धो लेती हूँ, जी, ठीक है, जी। उसको पौधों में डाल लेती हूँ, गाड़ी साफ करते हैं उसमें दे देती हूँ, बहुत सारे क्योंकि यूजेस हो सकते हैं। पानी एक ऐसा रिसोर्स है जी, जो हमारे पास है, तो अवेलेबल अबंडेंस में बहुत सारा है, हाँ जी, पर पीने वाला पानी हार्डली 2% है। हाँ, उसके सिवा आने वाले वक्त में पानी की कीमत, आप शायद पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, पर अफ्रीका में केप टाउन बहुत हाँ, फेमस शहर है। हाँ जी, आज वहां पानी की बहुत बड़ी किल्लत है, जो कि एक ऐसा शहर था जो हाँ बहुत जी, फेमस था, वहां पे बहुत सारी, मतलब इकोनॉमी का एक मेजर वो था वहां पे। हाँ आज जी, वहां पे पानी नहीं, हाँ, पानी वहां पे सप्लाई करने के लिए बाहर से कंटेनर्स से भेजा जाता है, उस पर्टिकुलर स्टेट में पानी ही नहीं रहा। हाँ जी। जब मैं आरओ वाले से बात करी, मैंने सबसे पहले मेरा सवाल था कि भैया इसमें वेस्टेज कितना हो जाता है, तो कहता है एक आरओ को भरने के लिए कम से कम भी ट्वाइस और थ्राइस, शुरू में ट्वाइस एंड देन थ्राइस इतना वेस्टेज निकलता है। तो 7 लीटर वाटर के लिए हमें 21 देना पड़ता है। तो मुझे लगा कि बहुत बड़ा कंसर्न है और ये नहीं कर सकती मैं, तो मैंने नहीं किया आज तक। और हमेशा एक बकेट रहता है साथ में, तो मैं उसे ड्रेन में नहीं छोड़ती पानी को। तो इस तरह से करके मैं यूज करती हूँ। बिल्कुल मैम, मैंने भी एक बकेट रखा हुआ है आरओ के साथ, और मैं तो आरओ को एक बार में पूरा आरओ भरने के भी फेवर में नहीं रहती हूँ। मुझे लगता है अच्छा मेरी बकेट भर गई तो बंद कर दो, कोई बात नहीं, हाँ, दोबारा भर जाएगी, क्योंकि हमारे घर में कितने लोग होते हैं, 5 लोग 7 लोग होते हैं, एंड दैट्स सफिशिएंट। अगर एक बार में आपके पास पूरा भरा हुआ नहीं भी आरओ, तो थोड़ी देर बाद वो वाटर यूज हो जाता है, फिर भर लीजिए उसको। बट उसको वेस्ट करना सही मायने में इट्स किलिंग रिसोर्सेज। हाँ, और फ्रूट पील्स भी है। हाँ, जैसे फ्रूट पील्स भी है, तो बहुत सारा आज की गर्मी के मौसम में तरबूजा है, खरबूजा है, और ये काफी बड़े फ्रूट्स है जिनमें से वेस्टेज बहुत सारा निकलता है। तो मैं तो 2 दिन का 3 दिन का इकट्ठा करना है मुझे, और इकट्ठा करने के बाद उसको मुझे गौशाला में भेज देना है ताकि एनिमल खा ले उसको, लेकिन मैं उसको फेंकूं ना कम से कम। बहुत मैम, यही छोटे छोटे थॉट्स अगर हर इंसान, हम में से हर इंसान अपनी जिंदगी में थोड़े थोड़े थॉट्स भी लाकर थोड़ा थोड़ा भी अगर योगदान देना शुरू करेगा, तो हर घर से अगर थोड़ा योगदान होता है, तो आप सोचिए कि पूरी टोटल एफर्ट बहुत बड़ा हो सकता है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, ऐसा मैं बड़ा इम्पैक्ट होता है। यस, बिल्कुल सही। इसीलिए मैंने आप लोगों को सबसे पहले वो शेयर किया था कि कभी भी ये मत सोचिएगा कि मेरे अकेले के करने से क्या, जब बूंद बूंद करके सागर भर जाता है, तो हम अकेले तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हम अकेले सिर्फ अपने लिए भी करेंगे तो भी हम इस समाज के लिए, इस देश के लिए बहुत कुछ करते हैं। थैंक यू। और ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो ऐसी साइट्स हैं जिसपे सजेशन साइट्स आप
प्लास्टिक रिसाइकलिंग सजेशन साइट्स करके आप टाइप करेंगे तो उसपे आप लोगों को मिलेगा कि आप बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो कि वो लोग उन साइट्स पे देते रहते हैं कि हाँ जी। प्लास्टिक रिसाइकलिंग में इंडिया से बात दुनिया में कुछ नहीं, क्या होता है कि हमारे घर उतने बड़े नहीं होते या कुछ, वो लोग छोटे छोटे बहुत छोटी छोटी प्लास्टिक रिसाइकलिंग की मशीनें रखते हैं, हाँ जी। वो अपने घर के प्लास्टिक उसी में रिसाइकिल भी कर देते हैं और बहुत टाइल्स बना लेते हैं उससे, कुछ प्लेट्स बना देते हैं, कुछ भी बना लेते हैं और उसको फर्दर रीयूज कर लेते हैं। मैंने भी एक किया है अभी, लेंसेज के साफ करने के लिए जो अभी है, अभी सैनिटाइजर की बहुत जरूरत है, इसको स्प्रे बॉटल बना के इसको सैनिटाइजर भर के अपने पर्स में लेके जाती हूँ, इसको कैरी करने के लिए बहुत अच्छा है। स्प्रे बॉटल वगैरह छोटे छोटे अभी सैनिटाइजर के लिए बहुत जरूरी है। नहीं ऐसे भी ना मैम, आप ये देखिए ना, छोटी सी सोच में होती है, उसमें एक प्लास्टिक की बोतल वेस्ट होने से बच गई। हाँ जी। थॉट प्रोसेस ही है मैम, हमको बेसिकली थॉट प्रोसेस बदलना है, बाकी सब तो अपने आप बदल स्प्रे जाएगा। बॉटल अगर बहुत काम आती है अभी। नहीं हाँ। दैट इज इंडियन मेंटालिटी कि सभी कुछ यूज कर लो। हाँ जी। दैट इज गुड। बिल्कुल सही बात। छोटी ये छोटी तो मैं मानती हूँ, और कैरी करने के लिए हिंदुस्तान अच्छी है ये बॉटल, स्प्रे बॉटल सैनिटाइजर भर के आप कहीं भी कैरी कर सकते हो। हाँ, हिंदुस्तानी पानी औरतें पीने के लिए अपने कॉलिंग waste की को कम बॉटल करने से के बहुत सारे तरीके जो हैं। हाँ। Anyone else? मैंने भी पहले बहुत शुरुआत किया था, छोटा छोटा जो भी चीज के डिब्बे और छोटा सा बॉटल उसके करके पौधे लगाती। फिर मुझे आइडिया था पंछी छोटे छोटे छेद में अपना घर बनाते थे, देखा कई बार पंछी गिर जाते हैं कि अंडे गिर जाते थे। मेरा बेटा दूध का पैकेट अमूल का डिब्बे का घर बनाता पंछियों के, मुझे बर्ड हाउस बना दिए प्लास्टिक के उससे। बर्ड हाउस। फिर मेरे प्लास्टिक के कैंस होते हैं, फिर मैंने उनके लिए घर बनाया। तो देखा कि कुछ टाइम वक्त लगा उन्हें टाइमिंग लेने में, लेकिन फिर देखती हूँ कि हर एक छोटा छोटा प्लास्टिक होता है और वो बर्ड्स को देखकर क्या और उन बर्ड्स को देखकर जो खुशी मिलती होगी वो एक ही दम डिफरेंट होती है, बहुत अच्छी होती है। अभी मैंने कई जगह पर बर्ड वॉल देखी है। आता होगा बर्ड्स जो दाने वाले राइस डालते हैं, फिर जो भी ब्रेड हुआ, लेकिन 100 कलर्स के ऊपर बर्ड्स आते हैं घर में, बहुत खुशी मिलती है। इतना खुशी ऐसा बच्चे हैं हमारे में उसको खाना डालना है, याद आता है। मेरे आसपास भी जो है वो देखते हैं मैम आप खाना देते हो, मेरे घर से चावल ले लीजिए, ये ले मुझे एडर क्या कर मैंने वो किया, बहुत अच्छा लगा। लेडीज ने कुछ पहले हमें बोला था, हम जितना बात करते जाएंगे नए नए आइडियाज आते जाएंगे कि हम कैसे वेस्ट को डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते। इसलिए कचरा होता ही नहीं है, कचरे को सही ढंग से इस्तेमाल कर ले तो कचरा ही नहीं निकलेगा। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you very much, and thanks a lot to all Kawa members, President ma'am, and from my side, मतलब मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आप सब लोगों का जिन्होंने आज मुझको इस फोरम पे बात करने, और क्योंकि इस फोरम पे हमारे साथ सभी महिलाएं जुड़ी हैं, मैक्सिमम महिलाएं जुड़ी हैं, तो मेरा ये मानना है कि इस तरह के फोरम इस देश में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और हाँ, अगर कोई भी मुझसे, क्योंकि मैं इस तरह के कामों में लगी रहती हूँ, किसी भी टाइम पे कभी भी अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर अगर किसी को नोट करना है प्लीज आप नोट कर लीजिए, 9971 411 888 9971 411 888। और मुझे बेहद खुशी होगी कि अपने एनजीओ के थ्रू अगर कोई भी आप में से वॉलंटियर बनकर किसी भी, अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक छोटे से क्लस्टर को अडॉप्ट करने की, वहाँ के बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए,
कोशिश है एक, हम मुझे नहीं पता हम कितने सफल होंगे, वो तो भगवान जितनी हमको ताकत देगा और हम कोशिश करेंगे। मगर कहीं भी कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर हम मुझसे किसी भी तरीके की हेल्प या किसी भी तरीके से मैं उनको हेल्प कर सकती हूँ, मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगी उस चीज में आपकी सहायता करने की। या कोई भी वॉलंटरी काम करना चाहता है, एक छोटा सा प्रेसिडेंट मैम से मैं बताती हूँ कि जैसे अभी क्या हुआ कि हमने कई स्कूल्स में साइबर सेफ्टी पर हमने एक वर्कशॉप करवाई थी, क्योंकि इस वक्त सारे बच्चे ऑनलाइन हैं और ऑनलाइन में बच्चे क्या देख रहे हैं हमें पता ही नहीं चलता है। पेरेंट्स भी परेशान है, बच्चे भी परेशान हैं, क्योंकि सारा दिन, क्योंकि कुछ दिन में 4-4 5-5 घंटे बच्चे ऑनलाइन हैं। तो हमने उन बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए साइबर सेफ्टी की वर्कशॉप कराई थी, ताकि पेरेंट्स अपने बच्चों को किसी तरह के साइबर क्राइम से बचा सके और बच्चे भी अपने आप को समझ सके कि क्या चीज उन्हें नेट पर सर्च करनी है, क्या नहीं सर्च करनी है, किस तरह की साइट्स पे जा सकते हैं, किस तरह की साइट्स पे नहीं जाना चाहिए, और पेरेंट्स कैसे उन साइट्स को क्लोज कर सकते हैं जिसपे वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे ना जाए। तो इस तरह की कोई भी अगर आप लोगों को मुझसे मदद की जरूरत होगी तो मैं बहुत बहुत मतलब तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद करूंगी कि हाँ, क्योंकि सोसाइटी के लिए कहीं भी कभी भी कुछ भी, मैंने अपनी लाइफ में हमेशा सिर्फ नौकरी छोड़ते वक्त एक ही चीज सोची थी कि मैं अपने डेथ बेड पर ये नहीं सोचना चाहती कि मैं ये कुछ कर सकती थी और मैंने कोशिश नहीं की। मैं कितना उसमें कर पाऊंगी तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोशिश भी ना करूं तो फिर मेरी कमी है। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, इस फोरम को बहुत धन्यवाद, इन सब सशक्त महिलाओं को धन्यवाद जो कि जीवन में खुद अपने साथ, अपने बच्चे, अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों में थोड़ा भी किसी भी तरीके का अगर एक चेंज लाने की कोशिश कर रही हैं तो कोशिश करते रहेंगे तो जरूर एक ना एक दिन कुछ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।